Welcome to my channel Zoologist AK, and I am Aarti Kaushik again here with another video based on the topic chromatography. And in this video I am going to discuss about partition chromatography. सो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है वो डिपेंड करती है रिटेंशन फैक्टर पर, जिसको हम के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से। इसके बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की है कि रिटेंशन फैक्टर होता क्या है। रिटेंशन फैक्टर का बेसिकली मतलब ये होता है कि कोई मोबाइल फेज में या फिर स्टेशनरी फेज में कोई एनालाइट कितने टाइम तक रिटेन कर पाता है, ठीक है। एंड जो डिफरेंस है मोबाइल और स्टेशनरी फेज का, उसके ऊपर बेस्ड होती है पार्टीशन। नाम से ही पता चल रहा है कि पार्टीशन हो रहा है। पार्टीशन किसका? कंसंट्रेशन का पार्टीशन, एनालाइट की कंसंट्रेशन का पार्टीशन स्टेशनरी फेज में एंड मोबाइल फेज में क्या है, उसी पे बेस्ड होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। काफ़ी हद तक सिमिलर होती है हमारे एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे बेस्ड होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के डी सेम है दोनों में। क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। पहले हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी रिटेंशन फैक्टर के डिफरेंस पे डिपेंड करती है और डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट पे डिपेंड करती है। और जो हमारी जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो लिक्विड स्टेशनरी फेज यूज़ करती है और लिक्विड मोबाइल फेज यूज़ करती है। या फिर लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी की मैं बात करूँ तो वो भी हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आती है, जिसमें स्टेशनरी फेज हमारी लिक्विड होती है और मोबाइल फेज हमारी गैस होती है, जिसकी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारी लिक्विड स्टेशनरी फेज जो है वो अटैच होती है स्पोर्ट मैट्रिक्स से। तो वो कैसे अटैच होती है? वो फिजिकल मीन्स के थ्रू अटैच होती है। एक होती है हमारी बॉन्डेड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हमारी जो स्टेशनरी फेज है वो बॉन्ड फॉर्म करती है हमारे मैट्रिक्स के साथ, मीन्स वो कोवलेंटली अटैच होगी मैट्रिक्स से, इसलिए उसको बॉन्डेड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। अगर एडवांटेज की बात करें तो ये चीप प्रोसेस है और हाई कैपेसिटी होती है इसकी, मतलब कि ये माइन्यूट जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनको भी सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है और ब्रॉड सिलेक्टिविटी होती है। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो जो इल्यूशन प्रोसेस है वो क्या करती है? स्टेशनरी फेज को रिमूव कर देती है, क्योंकि हमने क्या बोला कि जो हमारी मोबाइल फेज है वो भी क्या होगी? लिक्विड होगी। तो वो लिक्विड होगी तो, और हमारी स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है, दोनों का जो टेक्सचर है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर चांस होते हैं कि स्टेशनरी फेज हमारी रिमूव हो जाएगी इल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे। देर बाय ये अल्टर करेगी हमारी क्रोमेटोग्राफिक कंडीशन को, क्योंकि हमारे क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इल्यूशन पे ही बेस्ड होती है हमारी क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। और क्रोमेटोग्राम भी हमारे किस पे? कंसंट्रेशन पे बेस्ड होते हैं कि इल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन आई है हमारी और पहले क्या थी, ठीक है। तो ये जो चेंजेस हैं ये क्या करेंगे? हमारे क्रोमेटोग्राम में एरर क्रिएट करेंगे। दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो रिमूव ना हो जाए हमारे इल्यूशन प्रोसेस के टाइम पे, उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? बॉन्डेड फेज यूज़ की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वो कोवलेंटली बॉन्ड होगी, तो जब हम उसको वॉश करेंगे, मतलब इल्यूट आउट करेंगे हमारे एनालाइट को, तो उस टाइम उसके बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि वो बाउंड स्टेट में रहेगी। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का, तो उसमें क्या होता है? हम वाटर को स्टेशनरी फेज की फॉर्म में लेते हैं, जो स्पोर्ट की जाती है सेल्यूलोज मैट्रिक्स के थ्रू, और स्टार्च और सिलिका मैट्रिक्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी होती है कि वो फिजिकली बाउंड कर जाते हैं, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि वो 50% जो है हमारा वाटर बाय वॉल्यूम वो अटैच करने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए हम उनको यूज़ करते हैं एज ए स्टेशनरी फेज। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ तो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमें क्रोमेटोग्राफी जार चाहिए होता है, कैपिलरी ट्यूब चाहिए होती है, स्टेशनरी फेज चाहिए होती है, मोबाइल फेज में हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन का यूज़ कर सकते हैं, और इथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल बेसिकली। तो क्या होता है, मैं ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रही हूँ। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी। अगर मैं देखूँ कि पार्टीशन और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या सिमिलरिटी होती है, तो सेम प्रिंसिपल है कि पार्टीशन कोफिशिएंट, या फिर हम बोले तो हमारे डिटेंशन फैक्टर के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है पार्टीशन और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी।
दोनों ही क्या करती हैं, बहुत सारे मिक्सचर को सेपरेट करती हैं। मतलब हम एक कंपाउंड लेते हैं जिसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे, और उनको हम सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटेंशन कैपेबिलिटी, ठीक है, कि वो कौन सा पहले इल्यूट हो रहा है, कौन सा बाद में इल्यूट हो रहा है। क्योंकि जो हमारा इल्यूजन होगा, जो इल्यूजन की जो प्रोसेस होगी, उसमें हमारा सोलवेंट जब बाहर आएगा, अगर उसमें कोई भी इल्यूट नहीं होगी तो उसकी कंसनट्रेशन डिफर करेगी। पर जब उसमें कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आ गया तो उसकी कंसनट्रेशन डिफर करेगी, ठीक है। और अगर मैं अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में देख रही हूँ तो उनकी एब्जॉर्प्शन जो होगी, एब्जॉर्प्शन जो होगी वो भी डिफर करेगी। तो इस प्रिंसिपल पे बेस ये जो कंपाउंड्स हैं ये सेपरेट किए जाते हैं। बोथ कैन सेपरेट कंपोनेंट ऑल थ्री स्टेज, मतलब गैस में भी सेपरेट कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड स्टेज में, तीनों में ये सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। पार्टीशन और एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में डिसिमिलरिटी क्या होती है? अगर मैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करूँ तो ये पार्टीशन पे बेस्ड होती है और ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होती है। एडजॉर्प्शन मतलब एडहेरेंस किसी सरफेस पे, पार्टीशन का मतलब कंसंट्रेशन डिफर करना एनालाइट की स्टेशनरी और हमारी मोबाइल फेज के बीच में। यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड एक्सट्रैक्शन होता है, यहाँ पे लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज हमारी लिक्विड स्टेट होती है, पर यहाँ पे स्टेशनरी फेज हमारी सॉलिड स्टेट होती है। जैसे हमने सिलिका और एल्यूमिनियम की बात करी थी, यहाँ पे लिक्विड स्टेट होगी हमारी, जो हमारी बॉन्डेड फॉर्म में बाइंड करेगी मैट्रिक्स के साथ। बात करूँ तो डिफरेंट टाइप्स की होती है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले मैं बात करूँ नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो ये मैंने डिस्कस की थी हमारे HPLC वाली वीडियो में भी, जो कि एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टाइप था। तो जो हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है वो भी हमारी कॉलम टाइप होती है, या तो हम उसको कैपिलरी में कॉलम में परफॉर्म कर सकते हैं, फिर जार में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, जो मैंने HPLC में डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेशनरी फेज होगी वो पोलर नेचर की होगी, एंड जो मोबाइल फेज होगी वो नॉन पोलर होगी। और जो मोस्ट पोलर स्टेशनरी फेज होगी वो क्या होगी, वो एल्क अमाइन होगी नेचर में, और वो सिलिका के साथ क्या करेगी, बॉन्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने बोला कि बॉन्डेड फेज में यहाँ पे हमारी स्टेशनरी फेज मैट्रिक्स के साथ अटैच होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ग्लास पे सिलिका को एडहेयर करवाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम मोबाइल फेज लेंगे, जो कि हमारी एल्कलाई और अमाइन नेचर की होगी, जो बॉन्डेड फॉर्म में सिलिका से अटैच हो जाएगी, और हम उसको एज ए स्टेशनरी फेज की फॉर्म में फिर फर्दर यूज़ करेंगे। मोबाइल फेज यहाँ पे ऑर्गेनिक सोलवेंट हम लेते हैं, या तो हेक्सेन, हेप्टेन, डाइक्लोरोमिथेन और इथाइल एसीटेट। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, एसीटोन या फिर एसीटोन या फिर इथेनॉल लेते हैं, ठीक है। और ये जो सोलवेंट हैं ये क्या करते हैं, एल्यूट्रोपिक सीरीज फॉर्म करते हैं। एल्यूट्रोपिक सीरीज क्या मतलब कि उनका जो इल्यूजन की जो प्रोसेस है वो उनकी पोलरिटी पे बेस्ड होती है, पोलरिटी वाइज वो एक्सक्रेट करते जाते हैं हमारी इल्यूशन के टाइम पे, जब हमारी मोबाइल फेज इल्यूट आउट करती है पर्टिकुलर एनालाइट को। तो ये जो सीरीज है वो कैसे फॉर्म होगी, हेक्सेन, फिर साइक्लोहेक्सेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, देन डाइक्लोरोमिथेन, टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन एंड एसीटोनाइट्राइल, फिर इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनोइक एसिड और वाटर। इस तरह से हमारी एक्सट्रैक्शन होगी डिफरेंट एनालाइट की बेस्ड ऑन देयर पोलरिटी। तो जो लीस्ट पोलर एल्यूट होगा वो सबसे पहले हमारा निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा वाटर होगा वो हमारा क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा, और सबसे लास्ट में हमारा एनहेक्सेन निकलेगा, ठीक है। और जो मोस्ट पोलर होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पोलर एनालाइट की, पोलर अगर नेचर है मेरे एनालाइट का, मतलब एनालाइट क्या, जिसको मैं एनालाइज कर रही हूँ, जिस कंपोनेंट को मेरे को सेपरेट करना है, ठीक है। तो पोलर एनालाइट क्या होते हैं, उनके लिए मेरे को ग्रेडियंट इल्यूजन करना पड़ता है। ग्रेडियंट इल्यूजन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की कि ग्रेडियंट इल्यूजन का मतलब ये होता है कि मैं जो सोलवेंट ले रही हूँ अपने सैंपल के मिक्सचर को डिसोल्व करने के लिए, उससे डिफरेंट कंसनट्रेशन का सोलवेंट और मोबाइल फेज में लूँगी इल्यूजन प्रोसेस के लिए, ठीक है, इल्यूट आउट करने के लिए। और वो जो सोलवेंट है वो वेरी करता जाएगा उसके पीएच में और उसकी पोलरिटी में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डिफरेंट जो है इल्यूएंट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी तो यहाँ पे जब हम ग्रेडियंट इल्यूजन लेंगे तो उनकी पोलरिटी 1 बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी। जैसे मैंने मिथोलिन लिया या डाइऑक्सिन लिया। और अगर मैं मेन एप्लीकेशन की बात करूँ नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, तो ये उन एनालाइट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है जिनमें वाटर सोल्युबिलिटी कम होती है, एंड दूस डेट आर नॉट एमेनेबल टू रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिनको हम रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, उनको हम नॉर्मल फेज से करते हैं। और बेसिकली जो कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको सेपरेट करने के लिए नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें रिवर्स हो जाएगा नॉर्मल से, इसमें हमारी स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होगी और हमारी नॉर्मल में क्या होती है, स्टेशनरी फेज पोलर नेचर की होती है, और इसमें हमारी मोबाइल फेज क्या हो जाएगी, पोलर की, और हमारी नॉर्मल में क्या थी, नॉन पोलर की। तो बेसिकली ये नॉर्मल फेज की रिवर्स होती है, ठीक है, इसीलिए इसको रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी बोला गया है। मोस्ट कॉमनली यूज टाइप होती है इसमें बॉन्डेड फेज। बॉन्डेड फेज क्या, स्टेशनरी फेज जो होगी वो बॉन्डेड फेज होगी, जिसमें हम एल्कलाइन सिलियन ग्रुप्स को यूज़ करेंगे, और वो एल्कलाइन सिलियन जो ग्रुप होंगे वो केमिकली सिलिका मैट्रिक्स से अटैच होंगे, इसीलिए हम उसको बॉन्डेड फेज बोल रहे हैं, क्योंकि वो कोवलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में है। अगर कॉमनली सिलेन ग्रुप्स की बात करूँ तो मैं ब्यूटाइल यूज़ करेंगे, ऑक्टाइल यूज़ करेंगे, ऑक्टा डेक्टाइल डेकाइल सॉरी डेकाइल यूज़ करेंगे सिलेन। ये सिलेन ग्रुप्स हम बेस कॉमनली यूज़ करते हैं स्टेशनरी फेज की फॉर्म में। मोबाइल फेज जो है वो कॉमनली वाटर और एक्वस बफर के थ्रू फॉर्म की जाती है, जैसे मिथेनॉल, एसीटोन, नाइट्रिल और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और इन सब के मिक्सचर को हम एज ए मोबाइल फेज यूज़ करते हैं फॉर रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो इनर्ट होती है, मतलब कि वो नॉन पोलर नेचर की होती है, तो उसकी कैपेसिटी नहीं होती मतलब इंटरेक्ट करने की हमारे एनालाइट के साथ। एंड ओनली नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है वही पॉसिबल हो पाता है एनालाइट्स के साथ, क्योंकि हमारी जो स्टेशनरी फेज है वो भी नॉन पोलर की है, तो वो नॉन पोलर के साथ ही इंटरेक्ट करेगी। और जो रिवर्स्ड फेज HPLC है वो कॉमनली यूज़ की जाती है एज ए रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि जो HPLC रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, और उसकी जो रिजोल्यूशन की पावर है वो भी ज़्यादा होती है, और ये बेसिकली ड्रग्स के लिए यूज़ की जाती है, ड्रग्स को एनालाइज करने के लिए, उनके मेटाबोलाइट्स को, या फिर इंसेक्टिसाइड्स के लिए यूज़ की जाती है, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज़ की जाती है, और अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। यहाँ पे स्टेशनरी फेज में एक मतलब एक पॉइंट है जो बेसिकली हमें याद रखने की ज़रूरत है, कि जो ओक्टा डेकाइल सिलेन ग्रुप होते हैं जिनको हम सिलिका के साथ बॉन्डेड फॉर्म में यूज़ करते हैं एज स्टेशनरी फेज, ओक्टा डेकाइल सिलेन ODC, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स को टाइटली बाइंड करते हैं एज कंपेयर टू ओक्टा ओक्टाइल और मिथाइल सिलेन। इसीलिए ये प्रोटीन डीनेचुरेशन जो है करने की इनकी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, टाइटली बाइंड कर पाते हैं प्रोटीन्स के साथ, इसलिए ये उनको डीनेचर कर देते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि वो उसको डीनेचर कर देते हैं, क्योंकि जब हम अगर मैं बोलूँ कि ओक्टाडाइटाइल और मिथाइलाइन सिलेन जो हैं उनको जब मैं एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ करती हूँ तो मेरे को एक्सट्रीम कंडीशन यूज़ करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मतलब एक्सट्रीम कंडीशन इल्यूजन प्रोसेस के लिए यूज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरा प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। इसलिए जो प्रेफरेंस होती है और जो अच्छा मेरा सिलियानिक ग्रुप है जिसको मैं एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ कर सकती हूँ वो होता है ओक्टाडेकाइल सिलेन ODS। फिर नेक्स्ट है हमारी आयन पेयर रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये कुछ नहीं है बल्कि हमारी रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की मॉडिफिकेशन होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ हाईली पोलर एनालाइट्स होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड, पेप्टाइड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और कैटिकोल अमाइंस होते हैं। इनको हम रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम दो अप्रोच अपनाते हैं, एक होता है आयन सुप्रेशन, सेकंड होता है आयन पेयरिंग। अगर मैं आयन सुप्रेशन की बात करूँ तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एनालाइट होता है उसको सुप्रेस कर देते हैं, और उसके सुप्रेशन के लिए हम मोबाइल फेज़ को यूज़ करते हैं। पर जो हमारी मोबाइल फेज़ होती है, या तो हमारी मोबाइल फेज़ जो होगी वो हाई pH की होगी या फिर लो pH की होगी। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं मोबाइल फेज को हाई pH या लो pH की रख रही हूँ तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा जो एनालाइट होगा जो मेरे को सेपरेट करना है उसका नेचर क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। और जैसे कि हमें पता होता है जो स्टेशनरी फेज होती है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में वो नॉन पोलर नेचर की होती है। इट मीन्स वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को क्या कर पाएगी, ज़्यादा कंसनट्रेशन जो होगी एनालाइट्स की वो स्टेशनरी फेज में रह पाएगी अगर उसका नेचर क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो एक एसिडिफाइड मोबाइल फेज अगर मैं यूज़ कर रही हूं तो वो क्या कर देगी, हमारे एनालाइट को हाइड्रोफोबिक
नेचर देगी, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा किस में होगी, स्टेशनरी फेज में होगी, इस वजह से वो लेट इल्यूट आउट होगा। और नेक्स्ट जो हमारी है वो है आयन पेयरिंग। आयन पेयरिंग क्या होता है, इसमें हम एक काउंटर आयन को ऐड करते हैं मोबाइल फेज में। काउंटर आयन बेसिकली क्या होता है, काउंटर आयन इसके नाम से ही पता चल रहा है, जिसका चार्ज हमारे एनालाइट के चार्ज से अपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मतलब एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं हम कि अगर मेरे को एसिडिक एनालाइट को सेपरेट करना है, एसिडिक एनालाइट को सेपरेट करना है जो मेरा कंजुगेटेड एनाइंस की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ पे जो मेरा एनालाइट है वो एसिडिक है बट वो कंजुगेट एनाइंस की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे जो काउंटर कैटायन यूज़ करूँगी और वो जो काउंटर कैटायन होगा वो क्वाटरनरी एल्काइल अमाइन आयन होगा। एल्काइल अमाइन, टंग ट्विस्टिंग हो रही है, एल्काइल अमाइन होगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम को मैं एज ए काउंटर आयन यूज़ करूँगी। इससे क्या करेगा, जो मेरा काउंटर आयन होगा वो मेरे एसिडिक एनालाइट के साथ पेयरिंग कर लेगा और उसको या तो हाइड्रोफोबिक या फिर लिपोफिलिक क्या दे देगा, एक कैरेक्टरिस्टिक देगा, जिसकी वजह से वो स्टेशनरी फेज में रिटेन रहेगा। मतलब पार्टीशन उसका कहाँ पे होगा, स्टेशनरी फेज में होगा। अगर मैं सेपरेट कर रही हूँ किसी बेसिक एनालाइट को जो प्रेजेंट है कैटायन की फॉर्म में, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कंजुगेटेड एसिड ऑफ वीक बेस, ये मेरा एनालाइट है, तो मैं यहाँ पे जो काउंटर एनायन यूज़ करूँगी, देखो यहाँ पे जब मेरा एसिड एनायन था तो मैं काउंटर कैटायन यूज़ कर रही थी, बट यहाँ पे मेरा वीक बेस है तो मैं काउंटर एनायन यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे काउंटर एनायन मैं क्या यूज़ करूँगी, एल्काइल सल्फोनेट। जैसे अगर मैं एल्काइल सल्फोनेट का एग्जाम्पल लूँ तो मैं यहाँ पे सोडियम हेप्टानो सल्फोनेट का यूज़ करूँगी इसको पेयर अप करने के लिए, ताकि इसका लिपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक नेचर हो जाए और इसकी रिटेंशन या पार्टीशन जो है वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आयन पेयरिंग की, तो ये प्रोटीन्स के लिए यूज़ की जाती है। क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, एक काउंटर कैटायन होता है ट्राई फ्लूरो एसिटिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं TFA। ये काउंटर आयन यूज़ किया जाता है प्रोटीन्स को हाइड्रोफोबिक नेचर देने के लिए। कैसे देता है, हमें पता है प्रोटीन जो चेन होती है उस वो कुछ ग्रुप्स को एक्सपोज करती है, मतलब उसके सरफेस से आउटर साइड में कुछ ग्रुप होते हैं, उसको ये क्या कर देता है, सुप्रेस कर देता है, उन ग्रुप्स की आयनाइजेशन को सुप्रेस कर देता है। इसकी वजह से प्रोटीन को हाइड्रोफोबिक नेचर मिल जाता है, ठीक है, और वो आयन पेयरिंग के थ्रू सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी रिटेंशन स्टेशनरी फेज में लंबे टाइम तक होती है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सेपरेशन प्रोसेस के, और वो होते हैं काउंटर आयन के फैक्टर्स, जैसे काउंटर आयन का साइज, पीएच एंड काउंटर आयन की कंसंट्रेशन। पॉइंट है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी ऑक्टाइल सिलेन या फिर डिकाइल सिलेन ग्रुप्स की, जिनको मैं एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ कर रही हूँ सिलिका के साथ बाउंडेड फॉर्म में। तो इसके लिए मेरे को जो मोबाइल फेज यूज़ करनी होगी वो वाटर या मिथेनॉल होगी, वाटर मिथेनॉल, या फिर वाटर और एसीटोनाइट्रेल होगी, एसीटोनाइट्रेल होगी, मोबाइल फेज यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एडवांटेज क्या होती है आयन पेयर रिवर्स्ड फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करने की, वो ये है कि अगर मेरा सैंपल जिस सैंपल को से मेरे को कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, अगर वो सैंपल यहाँ पे मिक्सचर कंटेन करता है नॉन आयनिक और आयनिक एनालाइट का, तो मैं दोनों ही ग्रुप्स को साइमल्टेनियसली सेपरेट कर सकती हूँ, क्योंकि जो आयन पेयर रिजेंट है वो अफेक्ट नहीं करते क्रोमेटोग्राफी को, किसकी, नॉन आयनिक स्पीसीज की क्रोमेटोग्राफी को। तो ये बेस्ट मेथड होता है नॉन आयनिक एंड आयनिक एनालाइट के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट टाइप है हमारा कायरल क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी क्या करती है, एनेंशियोमर्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ करती है, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स हमें पता है मिरर इमेज फॉर्म्स होती हैं, जैसे हम बोले तो अगर मैं बोलूँ ग्लूकोज की डी फॉर्म और एल फॉर्म, डी और एल डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म, और एस और आर जो हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, हमें पता है कि जो डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स का मतलब होता है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। तो क्या होता है, जो डायस्टीरो आइसोमर्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर या फिर बोलूँ मैं फिजिकल
फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट वो क्या कंसिस्ट करते हैं, वो कंसिस्ट करते हैं सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। पर उनमें क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो उनको हम रिवर्स्ड फेज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं यहाँ पे कायरल क्रोमेटोग्राफी। बट यहाँ पे जो मेन अप्रोच होता है वो मेन अप्रोच ये है कि जो एनेंशियोमर्स होते हैं, जो मिरर इमेज होती हैं एक दूसरे की, उनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो फंक्शनल ग्रुप डेरिवेटाइज्ड किया जाए, डेरिवेटाइज्ड किया जाए। और वो डेरिवेटाइजेशन किसके थ्रू की जाए, एक केमिकली एंड ऑप्टिकली प्योर कायरल डेरिवेटाइजिंग एजेंट के थ्रू, डेरिवेटाइजिंग एजेंट मतलब CDA एजेंट के थ्रू, जो उनको क्या करेगा, उन एनेंशियोमर्स को डायस्टीरियो आइसोमर्स के मिक्सचर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स है, फिर कायरल डेरिवेटाइजिंग एजेंट CDA हमने यहाँ पे यूज़ किया, जो उनको एक डायस्टीरियो आइसोमर्स के मिक्सचर में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है CDK के जो इंक्लूड करते हैं और S फॉर्म्स, जैसे हम देख सकते हैं एमाइंस के लिए हम N ट्राईफ्लूरो एसिटाइल 1 प्रो राइल क्लोराइड अल्फा फिनाइल ब्यूटायरिक एनहाइड्रेट का यूज़ करेंगे। फॉर अल्कोहल 2 फिनाइल प्रोपेनाइल क्लोराइड और 1 फिनाइल एथाइल आइसोथायोसाइनेट का यूज़ करेंगे। फॉर कीटोन्स 222 ट्राईफ्लोरो 1 पेंटाइल और थाइल हाइड्राजीन का यूज़ करेंगे। फॉर एलिफेटिक एंड एलिसाइक्लिक एसिड के लिए हम 1 मिथेनॉल या फिर डेसऑक्सी एफिड्राइन का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ हमारे CDA जो CDA ग्रुप हैं, या फिर बोलें तो ऑप्टिकली प्योर एजेंट्स हैं, जो हमारे एनेंशियोमर्स को मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच की बात करूं कायरल क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो वो क्या होता है, इसमें हम कायरल स्टेशनरी फेज का यूज़ करते हैं, कायरल स्टेशनरी फेज का यूज़ कर रहे हैं। ये इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है कि 3 पॉइंट इंट्रैक्शन होगा, 3 पॉइंट इंट्रैक्शन होता है स्टेशनरी फेज के बीच में। स्टेशनरी फेज जो यहाँ पे कायरल डिस्क्रिमिनेटर का काम कर रही है एंड एनेंशियोमर्स के बीच में, जो क्या करेगा, यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर को रिजोल्व करेगा। क्यों, क्योंकि उनकी स्पेशल अरेंजमेंट जो है फंक्शनल ग्रुप की, स्पेशल अरेंजमेंट मतलब एक तो L फॉर्म में प्रेजेंट है, एक D फॉर्म में प्रेजेंट है, वो डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो कायरल डिस्क्रिमिनेटर का काम कर रही है। लास्ट स्लाइड है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस के बारे में। ये सेपरेट करती है, डिटेक्ट करती है कलर मिक्सचर को जिसमें पिगमेंट्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एल्कलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करती है, अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स को आइसोलेट करती है, डिटेक्ट करती है। फार्मास्यूटिकल्स के लिए DNA RNA सीक्वेंसिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और पोल्यूटेंट्स को फूड प्रोडक्ट्स में भी एवरेज में डिटरमाइन करने के लिए भी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। पोलर नॉन पोलर कंपाउंड, आप सबको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रिंसिपल याद है तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन देख के ये एनालाइज कर सकते हो कि पार्टीशन हो रहा है। तो अगर मैं बात करूँ किसी भी मोलिक्यूल्स की, जो मेरे को पर्टिकुलर मोलिक्यूल ऑप्शन में दिया है, तो मैं ये एनालाइज कर सकती हूँ कि ठीक है, ये पार्टीशन के थ्रू अपनी इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे या कितने मोलिक्यूल से मिलकर ये बना होगा, और उनका नेचर क्या क्या हो सकता है, उस नेचर के बेस पे इनकी कंसंट्रेशन कैसे डिफ़र करेगी मोबाइल और स्टेशनरी फेज में। उस थॉट के बेस पे आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे।